मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय शो। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर यही है और इसी पे बात हो रही है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अगर पूरी दुनिया में कहें कि अफगानिस्तान के विड्रॉल के बाद अफगानिस्तान में जो सिचुएशन हुई और उसके बाद एक खदशा ये जाहिर किया जा रहा था, खास तौर पर जिस तरीके से हमने पाकिस्तान के अंदर हमारे मिनिस्टर्स ने, हमारे अथॉरिटीज ने, हमारे बहुत सारे लोगों ने इस तरह का एक बिहेवियर शो किया कि हम बार बार ये तनकीद करते कहते रहे कि नहीं, जरा थोड़ा सा जो है हमें रवैया तब्दील करना चाहिए। लेकिन वही खदशा जिसका था वही हुआ कि एक बिल पेश किया गया और रिपब्लिकन्स के सेनेटर्स हैं वो 20 और जिन्होंने ये बिल पेश किया है, बिल है जनाब, मैं आपको बता ही देती हूँ, पहले भी मैंने इस पे बात की, अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2021, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसे तमाम लोग, ममालिक, अनासिर जिन्होंने अफगानिस्तान में मदद की है तालिबान को आने में, उनके खिलाफ जो है पाबंदियां लगाने की बात की जा रही है और उसमें पाकिस्तान शामिल है। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ अमेरिका से ही एक सीजन पॉलिटिशियन हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और कॉलमनिस्ट भी हैं। जनाब साजिद तार साहब ज्वाइन करें मुझे। थैंक यू सो मच साजिद साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू आलिया, माय प्लेजर। साजिदार साहब, इस पे पहले मैंने बात की, ये सारी जो है सिनेरियो लोगों तक पहुंच चुका, लेकिन एक तो ये कि आप क्योंकि अमेरिका में हैं और आपका ताल्लुक उसी पार्टी से है, रिपब्लिकन से, जिन्होंने जो ये लेकर आए हैं, तो हमें तो फिर गिले और शिकायतें और शिकवे तो आपसे करने बनते हैं कि ये क्या किया, ये क्या हो गया। और ये भी मैं आपको बताती चलूं कि जो पाकिस्तान का अब क्योंकि सामने आ चुका है इसके हवाले से जवाब, जो भी उनका उन्होंने ये कहा कि ये बहुत नाइंसाफी इसलिए है कि पाकिस्तान ने तो इतनी मदद की अमेरिका की अफगानिस्तान के सिलसिले में, और इस सिलसिले में कि पाकिस्तान का अमेरिका से जो अफगानिस्तान के लिए तामुन रहा, उससे ये कॉन्ट्रेडिक्टरी है, अनवारंटेड है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आलिया, ये अभी एक हॉरर मूवी का एक ट्रेलर शुरू हुआ है। अभी अभी पूरी हॉरर मूवी तो चलेगी अभी आगे। मैं एक वाहिद आदमी हूं वॉशिंगटन डीसी में जो मुसलसल पिछले 5 साल से पाकिस्तानी करंट एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकर्स को कह रहा हूं कि यहां पे इंडियन लॉबी आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है, और ये उसी इंडियन लॉबी का रिजल्ट है ये। बल्कि इस बिल को मैंने एक दफा नहीं, कुछ 4-6 दफा पढ़ा है, और लग बिल्कुल इस तरह रहा है ये किसी इंडियन ने लिखा है, किसी अमेरिकन ने नहीं लिखा। अब मैं उसकी डिटेल में जाना चाहूंगा। इसका इसका जो सब्जेक्ट है, इसमें से जो लुबे लुबाब है, इसका नाम मैं रखूंगा कि तालिबान के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस के लिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये बिल बनाया गया है। इसमें दोहा शराइत के बारे में लिखा गया है कि दोहा शराइत पे तालिबान जो है उसकी खिलाफ वर्जी की इन्होंने। सेक्शन 2 में इन्होंने कहा कि खवातीन को एक्सक्लूड कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने सेक्शन 3 में लिखा है कि तशद्दुद की कमी का वादा किया गया था दोहा में, दोहा एग्रीमेंट में उसमें कमी नहीं की गई। उसके बाद सराजुद्दीन हक्कानी साहब के बारे में उन्होंने कहा जिनका नाम यूनाइटेड नेशंस की बैन लिस्ट में है, और वो कई अमेरिकन ट्रूप्स के कातलों में से वो एक है, और वो इस कैबिनेट में है। उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट का हवाला दिया कि 1,84,00,000 लोग जो है वो खुराक के का शिकार हो जाएंगे, वहां पे उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। उसी बिल में उन्होंने लिखा गया कि 54 बिलियन डॉलर लगा के अमेरिका का पैसा पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए लगाया था, वो जीरो हो चुका है। इसी बिल में लिखा गया है कि तालिबान को तस्लीम ना किया जाए और यूनाइटेड नेशंस में उनको मेंबरशिप या उनको वहां नुमाइंदगी की इजाजत ना दी जाए। इसी के सेक्शन 202 में जाके पाकिस्तान के हवाले से बात की गई है, और उसके बारे में ना सिर्फ पाकिस्तान, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि उन एंटिटीज ने जिन्होंने 2001 से लेकर 2020 तक जिन्होंने तालिबान को हार्बर किया, सपोर्ट दी और उनको चीजें फराहम की, उनके बारे में 180 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट बना के पेश की जाए, और उनके बारे में आगे उन्होंने लिखा है कि गवर्नमेंट जो है उसके बारे में सद्देबाब करे। अब मैं जो आपको बता रहा हूं कि मुझे इसमें से इंडियन स्मेल आ रही है कि उसके इसी के अंदर सिफारिशात पेश की गई हैं कि उस रीजन में इंडिया को डिफेंस और मुआशी तौर पर स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो तालिबान और चाइना का मुकाबला कर सके। चाइना, जिस तरीके से चाइना की वहां पे मादनियात पे नजर है, उसके बारे में उन्होंने कहा कि चाइना को रोका जाए। और ये इसको 22 सेनेटर्स जो हैं उनकी सपोर्ट हासिल है। जो इसको पेश करने वाला सेनेटर है उसका नाम जिम रिस्क है,
और वो एडा हो से सेनेटर है। इसी सेनेटर का बैक, ही इज नॉट अ पॉपुलर सेनेटर, लेकिन उसका बैकग्राउंड ये है कि उसने टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस की सिफारिशात उसी ने बिल पेश किया। उसी ने इजराइल की सपोर्ट में कई बिल पेश कर चुका है पहले, लेकिन यहां पे दो सेनेटर बड़े जो पॉपुलर है, मिट रोमनी और मार्को रूबियो, उनकी सपोर्ट हासिल है। मैं ये मानता हूं कि इस बिल का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि सिर्फ 22 लोगों ने कहा है। अभी इसका लीगल प्रोसीजर ये है कि सेनेट में डिस्कशन चलेगी, फिर हाउस में जाएगी, और इन दोनों की अप्रूवल वहां से उनके मेजॉरिटी वोट हासिल करने के बाद प्रेसिडेंट साहब के सामने जाएगी, फिर कानून बनेगा। कानून नहीं बनेगा। इसी तरह मैंने आपको कहा था कि ये अभी हॉरर मूवी का ट्रेलर शामिल है, ये शुरू हुआ है, लेकिन इसके पीछे सारी साहब सॉरी प्लीज, क्योंकि आपने बात की, मैं ये सवाल भी ऐड कर दूं आप ही की बात में। आपने कहा इसका, लेकिन देखिए ना, अगर 50-50 की हम बात करें तो सेनेटर्स खासतौर पर जो डेमोक्रेट्स हैं वो तो डेमोक्रेसी की इस तरह की बहुत, और वो इस पे नाराज हैं कि भाई क्यों वहां पे। तो आप नहीं समझते कि जो डेमोक्रेट्स हैं उनमें से भी काफी सेनेटर्स जो है वो इस बिल में उनका साथ देंगे? नहीं, इस वक्त जो अफगानिस्तान से जितना नुकसान उठा के अमेरिका वहां से भागा है, जो दुनिया में तजलील है, इस वक्त डेमोक्रेट पार्टी और डेमोक्रेट सारे जो उनके लेजिस्लेटर्स हैं, उन्होंने एक वाल बना रखी है प्रेसिडेंट के सामने कि उसको ह्यूमिलिएशन ना हो। मैंने उसका मुजाहरा देखा है, जो 2 दिन यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी की हियरिंग चली, जिसमें 2 जनरल मिली और जनरल मैकेंजी, और जिस तरीके से सेक्रेटरी ऑफ जो डीडी के थे पेंटागन के, वो उनको जिस तरीके से सेनेटर, एक साइड से सेनेटर रिपब्लिकन उनको ग्रिल करते थे, साथ ही डेमोक्रेट उनको शुक्रिया अदा करते थे। और मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन के हालात ये हैं कि वो तालिबान को काउंटर पार्ट्स कहते हैं, तालिबान का नाम टेररिस्ट लिस्ट से निकाल दिया गया है, बिजनेस लाइक लफ्ज इस्तेमाल किया गया उनके लिए। तो करंट एडमिनिस्ट्रेशन तो जो वो तो उनके साथ, मेरा मकसद है मुसलसल उनके पांव में लेट रही है जाके तालिबान के। ये सिर्फ एक रिपब्लिकन, मैं इसका बताना चाहूंगा, ये रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी करने की वजह, एक तो करंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर, पाकिस्तान पर प्रेशर, और ये मिड टर्म इलेक्शन की एक कैंपेन का हिस्सा समझे। लेकिन पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग ये है कि एक तो आपको अपने पड़ोसी मुल्क के, इंडिया के आपके अजाइम नजर आ रहे हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कल को चाइना आपके साथ, जिस तरह लग रहा है चाइना इतनी आजकल चाइना सर्दमोरी का मुजाहरा कर रहा है, वहां पे सिर्फ उन्होंने चंद पीरियड्स भेजे हैं और उसके बाद बैक सीट पर बैठ चुके हैं। और अगर इसी तरह हालात रहे तो फिर अमेरिकन अग्रेसिवली और इंडिया अग्रेसिवली उसमें आगे जाएगा, और यही बिल आगे जाके फाउंडेशन बनेगा पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस का और एम्बार्गोज का। तो असल में दूसरी तरफ मैं ये कहूंगा कि एक मौका खान साहब ने यहां ना आगे जाया किया, और इस वक्त भी पाकिस्तान, वो कहते हैं ना हनूज दिल्ली दूरस्त, वो उसी फार्मूले पर बैठे हैं कि शायद ये वो जिस तरह कहते हैं ना, कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करके समझता है कबूतर बिल्ली चली गई। तो दर हकीकत मैं पिछले 5 साल से ये चीखें मार रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा व्हाइट हाउस की पॉलिटिक्स, फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स अपनी आंखों से देखी। पहले मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं सारी जिंदगी सियासी चीजें देखता रहा हूं। कई आपके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे, मैं लोकल लॉ स्कूल में गया, कई मेरे क्लास फेलो थे। लेकिन पहली दफा मैं नेशनल लेवल पर वाशिंगटन डीसी में मैंने सियासत को करीब से देखा, और मैं डर गया था कि 2016 में हालात और थे, लेकिन 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब का सेकंड इलेक्शन था, तो उस वक्त रिपब्लिकन पार्टी भी इंडियन यहाँ डायस्पोरा और इंडियन लॉबी के ग्रिप में आ चुकी थी। और मैं मुसलसल कहता फिर रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तानी डायस्पोरा अभी तक एक तो फेल है, दूसरा वो पीटीआई के इलेक्शनों में और नून लीग में बटा हुआ है, उनकी कोई तवज्जो नहीं है लोकल सियासत पर, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके नुमाइंदे कौन है, नुमाइंदा कैसा बना जाता है, यहाँ लोकल किस तरीके से इंटीग्रेशन करनी है, बिल्कुल उसका नहीं पता। वर्सेस इंडियन, उनकी लैंग्वेजेस, उनकी लैंग्वेज पे ग्रिप, उनकी कल्चर पे ग्रिप, उनकी तालीम, उनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और उनके एम्बिशंस। आफ्टर मोदी साहब ने बार बार ये कहने की कोशिश की है कि मोदी साहब की नेशनलिस्ट मूवमेंट कामयाब है, उन्होंने हिंदुओं को एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया है, चाहे वो अमेरिका में रहने वाले हिंदू हो, चाहे वो इंडिया में रहने वाले हिंदू हो। इस वक्त पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा वाशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी से है, और उसको काउंटर करने का पाकिस्तान का ना कोई प्रोग्राम था, ना है और ना नजर आ रहा है। और ना यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी
उसको काउंटर करने की सलाहियत रखती है। क्योंकि मैं खुद पाकिस्तानी अमेरिकन हूं और मैं एक्टिव हूं कई चीजों में, लेकिन मुझे नजर नहीं आता आज तक। मैं देखे, मैंने इसकी कई दफा मिसाल दी आपको, 5-6 इस वक्त 5-6 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद हैं, 2 सदारती सदर निकी हेली, बॉबी जिंदल, और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि न्यूयॉर्क में पॉपुलेशन हमारी इतनी है पाकिस्तानियों की, एक काउंसिलमैन भी नहीं है वहां से, कांग्रेसमैन होना तो बहुत दूर की बात है। जी चारी साहब, सबसे पहले तो मैं इसी पर जो आपने बात की, ये तो हम बहुत हमने इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी किए कि पाकिस्तानियों की तो एक तो एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन ऐसी नहीं होती, ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती, कोई जो है आपस में इतने ज्यादा झगड़े, आपस में इतने डिस्प्यूट्स होते हैं कि खुद ही आपस में लड़ते रहते हैं, ये तो होना ही है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आपने अभी ये बात कही, एक तो आपने ये कहा कि बिल का कोई मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन साथ ही आपने ये भी कहा कि आगे चल के जो है ये बिल हो सकता है कि पाकिस्तानियों पर पाबंदियों का पेशखामा बने। लेकिन इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि अभी हमने देखा, जो खबर आई है कि एक तो ये कि यूरोपीय यूनियन ने जो अफगानिस्तान है, यूएनओ ने भी जो है $4.50 जो है फंड्स जारी किए उसके लिए, और यूरोपीय यूनियन ने जो हंगामी बुनियादों पर फ्लाइट के भी पहुंच गई इमदाद लेके, और उन्होंने भी जो है तकरीबन कोई काफी बड़ी रकम जो है उनके लिए अलग कर दी है, ठीक है, अलॉट कर दी है। तो इस सिचुएशन में कि जब आहिस्ता आहिस्ता, अब इसके बाद आप भी बताइएगा, आप क्या समझते हैं, इसके बाद ऐसा लग रहा है कि शायद अगर इमदाद पहुंचनी शुरू हो गई, इसके लिए डॉलर जो है अलॉट किए जा रहे हैं, तो फिर रिकग्नाइज करने की भी बात हो, तो इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं कि क्या ये बिल बस खत्म, जिस तरह मैंने कहा कि सर अगर 50-50 सेनेटर्स हैं तो कुछ भी मिल जाते हैं तो मेजोरिटी तो बन नहीं जाएगी? नहीं, उसमें आलिया 2 चीजें होंगी। इस बिल का मुस्तकबिल जो शॉर्ट टर्म देख रहा हूं वो ये है कि ये अभी मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी है और करंट एडमिनिस्ट्रेशन को मजीद गंदा करने की एक कोशिश है, और वो कर रहे हैं, उसमें कामयाब है। अगर आप उनकी स्पीचें सुने सेनेट में भी और उनकी कांग्रेस में भी, जिस तरीके से उन्होंने खुला के रेजिग्नेशन की अपीलें की है, प्रेसिडेंट को कहा है कि वो भी रिजाइन करे, वो टोटल फेल है सारा कुछ करने के बाद। इस पे ज्यादा जोर तब बढ़ेगा यहां पे, जो मेरा अंदेशा, मेरी स्पेकुलेशन है कि मिड टर्म इलेक्शन में दोनों हाउसेज में से एक हाउस जो है वो रिपब्लिकन उसमें वापस आ जाएंगे। इस बिल को और ऐसी आइडियोलॉजी को तकवीयत तब मिलेगी जब एक रिपब्लिकन हाउस उनके पास आ जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगी, और वो ये प्रेशर मेंटेन करके रखते हैं। अब तालिबान की उस एड के बारे में बात करना चाहूंगा जो आपने फरमाया। उसमें एक तो ये बात है, ये पीनट्स हैं, ये आज कहते हैं कि आज आपको भूख लगी है, आज शाम का खाना दिया है, कल फिर इनको भूख लगेगी, और इतने ज्यादा डॉलर नहीं दिए गए जिसको मुसलसल आप देखेंगे। अब वहां पे सब अच्छे की रिपोर्ट है। मैं बताना ये चाहूंगा हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज की कि वो कहते हैं कि दोहा के अंदर हमारे साथ जो प्रॉमिसेस की 8 शर्तों में से 7 को तालिबान जो है वो उसको डिसऑनर कर रहे हैं, वहां पे उनको तशद्दुद भी कर रहे। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने एक डेड बॉडी को लटकाया है, अगले दिन 4 लोगों को मारा है, उसके बाद जिस तरीके से किसी खातून को जगह नहीं दी, उन्होंने हजारा बरादरी शिया को अपनी कैबिनेट में नहीं शामिल होने दिया, और कई ऐसे तहफ्फुजात हैं इस वक्त वेस्ट को, और कई लोग अभी अमेरिकन वहां पे फंसे हैं। अब मैं इस वक्त थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि तालिबान बेचारे किस तंग गली में फंस चुके हैं। वो हालात ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो ये चाहता है कि डॉलरों की बारिश शुरू हो, लेकिन डॉलर वेस्ट देगा अपनी शराइत पे। अगर वो उन शराइत की तरफ लीन होते हैं तालिबान, तो उनका मेन कोर आइडियोलॉजी से हट जाएंगे, उनके अंदर जंग शुरू हो जाएगी, उनका हार्ड कोर जो उनके अंदर ग्रुपिंग है वो उनके खिलाफ शुरू हो जाएंगे करने। तो इस वक्त एक बहुत ही एक नाजुक सूरत बन चुकी है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन और अमेरिका अपनी टर्म्स के बगैर आगे उनको पैसे नहीं देना चाहते। अगर वो पैसे लेते हैं तालिबान इनसे, इनकी शराइत पे अमल करते हैं, तो अंदर हार्ड कोर जो है उसकी दुश्वारी शुरू हो जाएगी। तो इस वक्त बड़ी सूरत हाल मेरे नजर में, उसका सबसे अच्छा हल जो नजर आ रहा था उस वक्त वो यही था कि चाइना आए, वो अपनी रोड और बेल्ट इनिशिएटिव अंदर लेकर आए, और वो लग रहा था जिस तरीके से मुल्ला बरादर चाइना का विजिट भी करके आए थे, तो लग यही रहा था कि चाइना विल फिल द वैक्यूम। और अमेरिका जिस तरीके से पहले ही बैक फुट पर है, तो अमेरिका जो है वो वहां से बाहर खा के निकला है और वही अपने इस वापस आ जाएगा। यहां पे लोगों को यह स्टोरी बताई जा रही है कि हमारा, तो मैं ये मेंशन करूंगा कि हमारा फोकस चाइना और रशिया पर है, और इस वक्त हम इंडो पैसिफिक में हमारा फोकस है। हालांकि मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर इंतशार चल रहा है, हमारे अपने बॉर्डर पे 15,000 लोग खड़े हैं इनके पास, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पेश हो रहा है आजकल, उस पे जो हुकूमत को कामयाबी हासिल नहीं हो रही है।
तो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी पे फोकस अमेरिका नहीं कर सकता, ना ये कोई और कॉन्फ्लिक्ट अफोर्ड कर सकता है। आपने देखा होगा अगर कोई भी सेंसिबल अगर जिस तरीके से 3 लोगों ने अगले दिन हाउस में शामिल हुए, जिस तरीके से उनकी तस्दीक की गई, उनके यूनिफॉर्म की तस्दीक की गई, जिस तरीके से कांग्रेसमैन सेनेटरों ने कहा है कि आपने सियासत को फौज में लेकर आ गए हैं, आप जनरल ली चाइनीज जो थे उनको काले करते रहे, जनरल मिली, जितनी तस्दीक की गई, बार बार रेजिग्नेशन मांगा गया। यहां पे कई लोग मेरे जैसे रिपब्लिकन समझ रहे थे कि शायद जनरल मिली रिजाइन कर दें, लेकिन करंट एडमिनिस्ट्रेशन वो कहते हैं दे आर वैल्यूलेस, दे आर रिस्पेक्टलेस, दे आर सोशलिस्ट माइंडेड पीपल, और वो हंसी मजाक में चीजें टाल देते हैं। ठीक। अच्छा साजिद तार साहब, एक जो आपने चाइना का जिक्र किया उसके हवाले से भी एक खबर तो ये हमारे वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने ये मान लिया और एक्सेप्ट कर लिया कि जो सी पैक है उसका जो है वो उसमें ताखीर हुई, लेकिन साथ ही कहा कि जल्दी जो है वो इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप कह रहे हैं कि चाइना से पाकिस्तान के ताल्लुकात, इसका मतलब है कि बेहतर नहीं है। जाहिर है अगर सी पैक सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है जिसको हम गेम चेंजर कहा करते थे, जिसकी बिना पर जो है हम कहते थे कि बस आगे तो हमारी तरक्की ही तरक्की है, अगर वही वजीर आजम ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया, ये कह दिया कि वो हाँ कि चाइना से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो साथ साथ सर ये भी बताइएगा ना कि ये जो आपने अभी कहा कि उन्होंने उसको जो है जो दिए वो इमदाद अभी कम है, तो तालिबान की एक नई जो खबर आई है, उनकी एक स्टेटमेंट आई है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की, और उन्होंने ये कहा है कि अगर तालिबान की मदद ना की गई या हुकूमत उनकी जो है उनको रिकग्नाइज ना किया गया, इमदाद ना दी गई वगैरह वगैरह, तो इसके नताइज खतरनाक होंगे। देखिए, मैं पहले पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के आज हालात बिल्कुल इस तरह है कि पाकिस्तान 0 पॉइंट पे खड़ा है, उसके पास वैगन का कोई टिकट नहीं है, पाकिस्तान उसको कोई पता नहीं कि उसने अपारा मार्केट की तरफ जाना है या फैसल मस्जिद की तरफ जाना है, उसको बिल्कुल नहीं अभी तक पता चल रहा कि आप चाइना के साथ हैं, आप अमेरिका के साथ हैं, आप किसके साथ हैं, आप पाकिस्तान के भी साथ हैं या नहीं है। इस वक्त हालात ये चल रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हालात है कि जिस तरीके से यहां पे कुरैशी साहब आए, यहां पे हमारे मेहरबान शहरयार अफरीदी साहब जिस तरह आके उन्होंने यहां अमेरिका की आंखें खोलने की कोशिश की, और जो हमारे अलंबरदार सबसे बड़े हैं इमरान खान साहब, उन्होंने डिप्लोमेसी के लिए इतने अच्छे लोग यहां भेजे, ये तो आपके हालात है। दूसरा उसमें यह है कि आपकी एडवोकेसी मुसलसल, देखिए मैं उसकी कंफ्यूजन में बताता हूं, हर बंदे से ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की मदद करें, फिर साथ ही कह देते हैं हम तालिबान के नुमाइंदे नहीं है। कंट्राडिक्शन अपनी, कहते हैं हमारा तालिबान के साथ कोई असर नहीं, वी डोंट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन देम, वी डोंट हैव एनी। इस बिल में ऊपर एक सबसे चीज मैं भूल गया हूं, इस बिल के अंदर एलिगेशन लगाई है कि पंजशेर वैली के अंदर आपने उनकी मदद की है। ये मुझे बताया कि 22 सेनेटर थे, पागल हैं वो, उनको फिक्शन था, रात को ख्वाब आया कि पंजशेर वैली का नाम जिक्र उन्होंने बिल में लिख के कांग्रेस के सामने पेश कर दिया, लेकिन आप मुसलसल दूसरी साइड पे खड़े हैं, आप कहते हैं जी हम तालिबान के नुमाइंदे नहीं है। अच्छा अगर नहीं है तो दुनिया को एक्सप्लेन करें, आप छुप के क्यों बैठ जाते हैं? यही एक मसला है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की कोई जामिया पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान अभी तोशा खाना से नहीं निकल पा रहा, आप अपनी एक्सटेंशनों में फंसे हैं, आप अभी तक अगले शहबाज शरीफ साहब की थोड़े से डॉलर पे उनके वो पाउंड छूटे हैं, आप वहीं से नहीं निकल पा रहे, आपके इंटरनल इश्यूज हैं, आप भी फॉरेन पॉलिसी पे बिल्कुल फेल है, जीरो है, आपके ना नुमाइंदे हैं ना आपका कोई बयानिया है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा तालिबान जिस तरीके से, मेरा जो एक आइडिया था कि ये तालिबान के बच्चे हैं, ये वो तालिबान नहीं है जो मुल्ला उमर के, उनके बच्चे हैं, ये 20 सालों में बहुत कुछ सीख चुके होंगे, बहुत कुछ कर चुके होंगे, और मुझे कुछ अच्छी चीजें भी नजर आई उनमें, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा उन्होंने किया इन द बिगिनिंग। लेकिन मेरे लिए शॉकिंग ये था कि जब मुल्ला तुराबी साहब ने जब आके स्टेटमेंट दी, जब इनके अंदर अपना इंतशार लड़ाइयां शुरू हुई, जिस तरह अब आपने फरमाया कि उन्होंने कहा कि इसके खतरा, ये बहुत बेसब्री है। अभी दुनिया आपको असेस कर रही है और आपने उसी ट्रायल पीरियड होता है ना, आप ट्रायल पीरियड में धमकियां देने शुरू हो गए हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपको बुर्दबारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। और मैंने एक और शायद आप ही के सेगमेंट में अर्ज की थी कि तालिबान को चाहिए कि अच्छे अच्छे टेक्नोक्रेट ढूंढे जो आपके कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, आपको पांव पे खड़ा करें, आपके इमदाद के अलावा कोई और एवेन्यू ढूंढे आपकी इनकम का। इमदाद जो होती है परमानेंट इनकम का हिस्सा नहीं होती वो। आप अगर ये सोचें कि अमेरिकन वहां से निकले क्यों है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी
कि ये मर्दे बीमार हो चुका है, $300 मिलियन पर डे का खर्चा अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको चाहिए कि खुद देखें, अपने वहां पे देखें, अपनी मादनियात को देखें, अपने खुद सोर्सेज देखें और अच्छे अच्छे टेक्नोक्रेट लाकर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें। अगर आप यहां से डॉलर लेंगे तो इनकी शर्तें बड़ी सख्त होंगी, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सही, बिल्कुल आपका बहुत वैलिड स्टैंड है कि ये तो कोई परमानेंट आपका सोल्यूशन थोड़ी है कि आप इमदाद दे देंगे। लेकिन सर एक आखिरी सवाल मुझे आपसे ये करना है कि ये जो कहा है उन्होंने कि तालिबान ने कि अगर हमारी मदद ना की गई है ना की तो बड़े खतरनाक नतीजे होंगे, तो ये धमकी क्या है? कि वो क्या ये कह रहे हैं कि क्या हमले करेंगे? क्या वो 9/11 जैसे, उनका मतलब क्या है? मतलब धमकी है तो क्या करेंगे वो? यहाँ पे आलिया, अमेरिका के अंदर पहले ही रिजर्वेशंस मौजूद हैं। यहाँ पे मिलिट्री के जो जनरल हैं उन्होंने, मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा। एक तो मैं बात बताना चाहूंगा कि अगले दिन उन्होंने कहा है कि तालिबान एक तो तालिबान जो है अलकायदा इस बिल के अंदर शामिल है, इसी डिस्कशन के अलकायदा के साथ तालिबान अपने रवाबत खत्म नहीं कर पाए, बल्कि उनके साथ मुशावरत करते रहे हैं। एक तो एलिगेशन पहले ही मौजूद है जो कि दोहा एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है, एक तो ये हो चुकी है पहले। दूसरा यहाँ पे खदशा, यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि सीरिया से अब अलकायदा के लोग यहां आएंगे, यहां पे दोबारा अलकायदा रीस्टैब्लिश होगी। और कल या परसों 2 दिन की स्टैंडिंग कमेटी में जो हियरिंग थी उसमें एक मिलिट्री जनरल ये कह चुके हैं कि 6 महीने से लेकर 36 महीने तक तालिबान या उस रीजन से अमेरिका की मेनलैंड पे अटैक हो सकता है, उनकी कैपेसिटी इतनी डेवलप हो जाएगी। यहां पे रिपब्लिकन पार्टी के अंदर और मिलिट्री हलकों के अंदर ये एक डिस्कशन चल रही है कि हम वापस अफगानिस्तान पे अटैक कर सकते हैं। यहां पे एक डिस्कशन चल रही है कि वो अटैक कहां से किया जाएगा। ये सारी चीजें हो रही हैं, आइदर ड्रोन कहां से उड़ेंगे, आइदर कहां से चीजें हुई, कहां से। अभी तक दे हैवंट ड्रॉप्ड द आइडिया ऑफ गेटिंग द बेस इन द सेंट्रल एशिया। उन कंट्रीज में ये बातें चल रही हैं, डायलॉग चल रहा है उन मुल्कों के साथ। तो ये जिस तरह आपने कहा है कि अगर ये करेंगे तो ये एक तो मुझे तालिबान, मैं कहता हूं मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा, आप उसको जंग को छोड़े, धमकियां तो देते हैं जो आपके बराबर हो, आप खाना कैसे खाएंगे? इस रिपोर्ट के अंदर शामिल है कि 1 करोड़ और 84 लाख लोग भूख से मरेंगे, उनको हालात ये आ चुके हैं। तो मैं कहता हूं आप करें, जो आप धमकी देना चाहते हैं दें, करें, लेकिन किस तरह? ये बातों के साथ तो नहीं ना होगा। ये मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था, अगले दिन जनरल मिली ने भी इस्तेमाल किया कि किस तरीके से 11 दिन के अंदर लोग मोटरसाइकिलों पे आके टेक ओवर कर गए 11 दिन में। शादी साहब, ये जो आपने बात की ना, ये हमारा भी तो रवैया यही होता है। हम पूरी दुनिया के चौधरी बनते हैं और खाने के लाले पड़े होते हैं, यानी ये कि लोन पर और फंड्स पर और कर्जों पर मुल्क चल रहा होता है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमने तो पूरी दुनिया को फतह करना है। यही तो रवैया। आलिया, एक चीज मैं छोटी सी, जिस दिन यहाँ पे बिल पेश हुआ, आप अपने स्टॉक मार्केट के हालात देखें। 172 रुपए का डॉलर है आपका पेट्रोल 5 रुपए 25 पैसे बढ़ने वाला है। और मैं ये यहाँ पे अर्ज करना चाहूंगा, जब पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज बढ़ती है, क्योंकि आप दुकानों पे चीजें उड़ के तो नहीं आती, वो किसी ट्रक पे आनी होती। तो आपके हालात आपके प्रेडिक्ट हो रहे हैं। मैंने बहुत अरसा पहले कहा था कि 180 रुपए का डॉलर दिनों में होने वाला है, लेकिन वही ना, वो कहते जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। हमें तो वॉशिंगटन डीसी से यहां से धुएं उठते नजर आ रहे हैं, आपकी चीखों की आवाज आ रही है, लेकिन अफसोस के साथ है कि इस्लामाबाद के बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले जो हमारे लोग हैं, उन्होंने कानों में रुई दे रखी है और उनको नहीं पता चल रहा है कि किस साइड पे जाना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस साजिद तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर योर प्रेशियस टाइम। आइंदा भी आपसे बात रहेगी। माय प्लेजर, थैंक यू आलिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।